नमस्कार। आज हम आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि आईजीपीएल के उपलब्ध स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स हैं और कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस भी हैं। हाँ। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आईजीपीएल का बिजनेस क्या है, उनकी रणनीति क्या है, माली हालत कैसी है और सस्टेनेबिलिटी पर वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आईजीपीएल जैसा आपने कहा, भारतीय पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक अहम प्लेयर है, खासकर थैलिक एनहाइड्राइड जिसे हम पैन कहते हैं, उसमें तो ये लीडर हैं। हाँ, तो ये जो स्रोत हैं, इनसे कंपनी की मौजूदा स्थिति और फ्यूचर प्लान्स का अच्छा अंदाजा मिलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आईजीपीएल है क्या। 1988 में बनी ये कंपनी भारत के सबसे बड़े पैन उत्पादकों में से एक है। जी। पैन के अलावा ये मैलिक एनहाइड्राइड यानी एमए, बेंजोइक एसिड और अब हाल ही में डाई इथाइल थैलेट डीईपी भी बनाने लगे हैं। और इनका जो मेन कच्चा माल है वो है ऑर्थोजाइलिन, जिसे ओएक्स कहते हैं। ये कच्चे तेल का ही एक डेरिवेटिव है। अच्छा। और इनका प्लांट तालोजा महाराष्ट्र में है। हाँ, जो लोकेशन के हिसाब से काफी अच्छा है। मतलब कच्चे माल के सोर्स और कस्टमर्स दोनों के नजदीक पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस गोवा में है, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बेचते। नहीं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, करीब 18-20 देशों में। हालांकि वित्त वर्ष 22-23 का जो डेटा है उसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा करीब 7% के आसपास ही था। ज्यादातर माल डोमेस्टिक मार्केट में ही जाता है। और ये पैन और एमए, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, पैन का मुख्य उपयोग प्लास्टिसाइजर बनाने में होता है। ये प्लास्टिसाइजर फिर पीवीसी पाइप, केबल वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री और रेजिन बनाने में भी पैन लगता है। अच्छा। और एमए जो है वो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, एग्रोकेमिकल्स वगैरह में काम आता है। ठीक है। अब जरा इनके फाइनेंशियल नंबर्स पर आते हैं। FY23 मतलब वित्त वर्ष 2022-23 रेवेन्यू तो करीब 2375 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 24% ज्यादा था। हाँ, रेवेन्यू तो बढ़ा। लेकिन जो नेट प्रॉफिट था टैक्स के बाद वाला, वो करीब 25% गिर गया, 200 करोड़ के आसपास। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। एक तो पैन की कीमतों में नरमी आ गई थी, मतलब दाम गिर गए थे। और दूसरी तरफ जो कच्चा माल है ओएक्स, उसकी कीमतें बढ़ी हुई थी। तो इससे जो पैन ओएक्स स्प्रेड है, मतलब तैयार माल और कच्चे माल की कीमत का अंतर, हाँ, जो मार्जिन होता है एक तरह से, बिल्कुल, वो स्प्रेड काफी कम हो गया और इसी का सीधा असर मुनाफे पर पड़ा। इसके अलावा एमएनए से भी उम्मीद के मुताबिक रिकवरी नहीं हुई और फाइनेंस कॉस्ट मतलब ब्याज का खर्चा भी बढ़ गया था। ये स्प्रेड तो इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। फिर सुना है Q3 FY24 में तो नेगेटिव भी हो गया था। जी हाँ, वो दौर काफी मुश्किल था कंपनी के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं Q1 FY25 के, हाँ, उसमें क्या है? उसमें रेवेन्यू 595 करोड़ रुपए रहा है और पैनॉक्स स्प्रेड में भी सुधार दिख रहा है। तो थोड़ी राहत की बात है। चलो, ये अच्छी खबर है, लेकिन ये दिखाता है कि बाजार कितना अस्थिर हो सकता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कंपनी अब अपनी रणनीति बदल रही है। हाँ, उस पर आते हैं। पहले जरा बड़े पिक्चर को देखें। भारतीय पेट्रोकेमिकल बाजार के बारे में क्या अनुमान है? अनुमान तो बहुत बुलिश है। कहा जा रहा है कि 2040 तक ये बाजार $1 ट्रिलियन का हो सकता है और ग्लोबल ग्रोथ का करीब 10% भारत से आने की उम्मीद है। वाह! और सरकार भी तो कुछ कर रही है इसे बढ़ाने के लिए। हाँ, सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है। जैसे पेट्रोकेमिकल्स में 100% FDI की अनुमति है। फिर वो PCPIRs बना रहे हैं, पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। अच्छा, ये क्या होता है? ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं जहाँ सारी सुविधाएं एक जगह मिलती हैं ताकि पेट्रोकेमिकल कंपनियां आसानी से अपना काम कर सकें। प्लास्टिक पार्क भी बन रहे हैं। समझ गया। तो ऐसे माहौल में आईजीपीएल की क्या रणनीति है? आपने कहा वो बदल रहे हैं। हाँ, उनका मुख्य लक्ष्य है पैन पर अपने निर्भरता कम करना। वो चाहते हैं कि उनके कुल राजस्व का कम से कम 30% हिस्सा नॉन थैलिक उत्पादों से आए, मतलब पैन के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे। ये तो समझ आता है। पैन बाजार की अस्थिरता और एक ही प्रोडक्ट पर ज्यादा निर्भर होने का जोखिम कम करने के लिए। बिल्कुल सही। ये सीधे तौर पर रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो इसके लिए वो कर क्या रहे हैं? वो डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब पैन का इस्तेमाल करके जो चीजें बनती हैं उनमें, जैसे DEP का उत्पादन तो उन्होंने शुरू कर ही दिया है। हाँ। और अब वो एक बड़ा प्लास्टिसाइजर प्लांट लगा रहे हैं, करीब 100,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला। अच्छा, ये कब तक चालू होगा?
उम्मीद है कि ये वित्त वर्ष 2026 के तीसरे क्वार्टर तक मतलब Q3 FY26 तक चालू हो जाएगा। और क्षमता विस्तार की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपना E5 प्लांट भी चालू किया है, जिसकी क्षमता 53,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, तो कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। एक और बात ध्यान खींचती है। स्रोत बताते हैं कि वो बायोफ्यूल में भी जाने का सोच रहे हैं, संपीड़ित बायोगैस CBG। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। अभी ये शायद विचार के स्तर पर ही है, लेकिन ये दिखाता है कि कंपनी भविष्य के लिए नए ऑप्शंस देख रही है। हो सकता है ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो या फिर सस्टेनेबिलिटी एंगल से। सस्टेनेबिलिटी की बात आई है तो उस पर क्या चल रहा है? कंपनी इस पर काफी ध्यान दे रही है, ऐसा उनके रिपोर्ट से लगता है। पर्यावरण के लिए वो सोलर पैनल लगा रहे हैं, पानी को रिसाइकिल कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है पार्शियल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD हासिल करना। ये ZLD क्या है? मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्लांट से जो गंदा पानी निकलता है उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जाए, ताकि बाहर कम से कम डिस्चार्ज हो। पूरी तरह जीरो करना शायद मुश्किल हो, इसलिए पार्शियल ZLD का लक्ष्य रखा है। अच्छा, और सामाजिक मोर्चे पर? वहाँ भी कई पहले हैं, जैसे सुरक्षित वर्किंग माहौल, एथिक्स पर जोर, बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी का सख्त विरोध, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग पर भी फोकस है। और CSR एक्टिविटीज? CSR में उन्होंने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है। महिलाओं के लिए स्त्री उन्नति जैसा कार्यक्रम है, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे स्कूल बनवाना और पर्यावरण के लिए मियावाकी तकनीक से पेड़ लगाना। करीब 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं उन्होंने। और हाल ही में उन्हें बेस्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अवार्ड भी मिला है। तो उनका CSR काफी एक्टिव लगता है, खासकर स्किलिंग और पर्यावरण पर। ठीक है, अब जरा ऑपरेशन, गवर्नेंस और रिस्क पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है इनका? टेक्नोलॉजी के लिए उनका जर्मनी की लुर्गी GmbH के साथ पुराना टाई अप है। और एनर्जी? एनर्जी के लिए वो आत्मनिर्भर है। 100% जरूरत उनके अपने कैप्टिव पावर प्लांट से पूरी होती है। अच्छा। और सर्टिफिकेशंस वगैरह, हाँ, ISO 9001 क्वालिटी के लिए और ISO 14001 पर्यावरण मैनेजमेंट के लिए सर्टिफाइड है। गवर्नेंस के लिहाज से बोर्ड काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। अलग अलग कमेटियां हैं, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, CSR कमेटी वगैरह। विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी है। मतलब स्ट्रक्चर तो ठीक लगता है, लेकिन रिस्क तो होंगे ही। सबसे बड़ा रिस्क क्या दिखते हैं? सबसे बड़ा रिस्क तो वही है जिसकी हमने बात की, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। वित्त वर्ष 24 में भी करीब 93% रेवेन्यू सिर्फ PNs से आया। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है जी, और इसी को कम करने के लिए वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा बड़ा रिस्क है कच्चे माल यानी OX की कीमतों का उतार चढ़ाव, क्योंकि ये सीधे क्रूड ऑयल से जुड़ा है। तो मतलब ग्लोबल फैक्टर्स पे बहुत निर्भरता है। बिल्कुल। और तीसरा वो पैन-ऑक्स स्प्रेड की अस्थिरता, जो हमने पहले डिस्कस किया। वो कभी भी कम ज्यादा हो सकता है और सीधे मुनाफे पर असर डालता है। तो संक्षेप में कहें तो IGPL पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक स्थापित खिलाड़ी है, विस्तार भी कर रहा है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, और साथ ही सस्टेनेबिलिटी और CSR पर भी ध्यान दे रहा है। पर चुनौतियां भी हैं, खासकर एक प्रोडक्ट पर निर्भरता और कच्चे माल की कीमतों का जोखिम। सही। उनकी आगे की राह इसी पर निर्भर करेगी कि वो इन जोखिमों को कैसे मैनेज करते हैं और अपनी डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति को कितनी कामयाबी से लागू कर पाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या IGPL का ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में जाना है और शायद बायोफ्यूल जैसे नए क्षेत्रों में भी, क्या ये लंबी अवधि में कंपनी को ज्यादा स्थिर और प्रॉफिटेबल बना पाएगा? और दूसरा सवाल ये भी कि सस्टेनेबिलिटी और CSR पर उनका जो बढ़ता हुआ फोकस है, क्या वो सिर्फ एक अच्छी इमेज बनाने के लिए है या ये उन्हें वाकई में बाजार में एक टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा? ये देखने वाली बात होगी।